हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हम लोग बेसिक रेडिकल्स को किस तरह से प्रेडिक्ट किया जा सकता है किसी अननोन सैंपल में, उसको जानने की कोशिश कर रहे थे। बेसिक रेडिकल्स मींस कैटायंस। तो उन कैटायंस की डिटेक्शन में सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कॉमन आयन इफेक्ट का क्या रोल रहता है, वो हमें आज यहाँ पे अप्लाई करते हुए इस पॉइंट को समझना है। जितने भी बेसिक रेडिकल्स हैं, मतलब कैटायंस हैं, उनको 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जस्ट सीक्वेंस्ड एज ग्रुप 1 टू ग्रुप 6, समटाइम 0 टू ग्रुप 6 भी कहा जाता है। तो मैं 1 to 6 यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ग्रुप 1 के अंदर हमारे पास 2 तरह के कैटायंस मैंने यहाँ दिखाए हैं। ऐसे ही ग्रुप 2 में हालांकि बहुत सारे कैटायंस हैं, बट मैंने सिर्फ एक दो सब दिखा रखे हैं। तो ये सभी लास्ट क्लास पे बता के आया था कि सभी आयंस को ग्रुप में डिवाइड किया गया है और हर एक ग्रुप का एक ग्रुप रीजेंट है। जैसे ग्रुप 1 का ग्रुप रीजेंट है HCl, ग्रुप 2 का H2S, ग्रुप 3 का अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ग्रुप 4 का अगेन H2S, ग्रुप 5 का अमोनियम कार्बोनेट और ग्रुप 6 इंडिपेंडेंट ग्रुप है, उसका कोई भी स्पेसिफिक ग्रुप रीजेंट नहीं है। हम लोग इंडिविजुअली हर एक आयन की प्रेजेंस को यहाँ पे डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, हमें एक सॉल्ट दिया जाता है और उस सॉल्ट में हमें इन आयंस की प्रेजेंस डिटेक्ट करनी होती है कि ये प्रेजेंट हैं या नहीं है। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, उस सॉल्ट को उसके सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मींस हो सके तो उसको पानी में डिज़ोल्व कर लेते हैं, पानी में नहीं हो पा रहा तो हॉट पानी ले लेते हैं, अदर फिर भी नहीं हो रहा तो हम उसको किसी भी सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल बनाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर हम उसका सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, मतलब सोडियम कार्बोनेट के साथ उसको बॉयल करके उसका सोल्यूबल फॉर्म अचीव करने की कोशिश करते हैं और उस सोल्यूबल फॉर्म को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल लेते हैं। मींस उस अननोन साल्ट का ये एक सोल्यूबल फॉर्म प्रेजेंट है। अब मुझे इसमें डिटेक्ट करना होगा कि कौन से ग्रुप का मेंबर प्रेजेंट है। तो हर एक ग्रुप का जो ग्रुप रीजेंट डिसाइड किया गया है वो बहुत सारी कैलकुलेशंस करके डिसाइड किया गया है। आप एक पॉइंट को याद रखिएगा, लास्ट क्लास पे भी मैं कई बार इस पॉइंट को बोल के आया हूँ कि अगर किसी सॉल्ट का सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट हाई है तो उसकी सोल्यूबिलिटी हाई होगी, मतलब वो ज़्यादा एक्सटेंट तक सोल्यूबल रहेगा, रिजल्टिंग उसके प्रेसिपिटेट आसानी से नहीं बनेंगे। अब यहाँ मैंने वो सोल्यूबल फॉर्म ले रखा है। सपोज कीजिए ग्रुप 1 to 6 का हर एक आयन इसमें प्रेजेंट है। ग्रुप 1 का भी एक आयन है, एक एक आयन ले लेते हैं, मिक्स नहीं करेंगे। ग्रुप 1 2 3 4 5 6 सभी का एक एक आयन इसमें प्रेजेंट है। अब मुझे डिटेक्ट करना है कि ग्रुप 1 का आयन है तो उसको बाहर निकाल लूं, ग्रुप 2 का आयन है तो उसको बाहर निकाल लूं और फिर चेक करूं कि कौन सा है। तो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके अंदर ग्रुप 1 का ग्रुप रीजन डालता हूं HCl। अगर सपोज करो यहां ग्रुप 1 का फर्स्ट आयन लेड आयन मीन प्रेजेंट है, तो वो लेड आयन इस HCl के साथ रिएक्शन करेगा और लेड क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट बना देगा। क्या HCl इन आयंस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा? मना नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए सपोज करें यहाँ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट है इसके अंदर, ग्रुप 3 का एक मेंबर, तो वो भी HCl के साथ रिएक्शन करेगा और AlCl3 बनाएगा। लेकिन क्योंकि ग्रुप 1 के क्लोराइड्स का सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट लो है, ग्रुप 1 में रादर वही आयंस रखे गए हैं जिनका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट लो है, जिनके क्लोराइड्स का सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट लो है। किसी और सॉल्ट की बात नहीं कर रहा मैं, जिनके क्लोराइड्स का सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट बहुत ही लो है उनको ग्रुप 1 में डाला गया है। ऐसा नहीं है कि ग्रुप 2 3 4 5 के मेंबर्स HCl से रिएक्शन नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा जरूर है कि उनके क्लोराइड्स का सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्योंकि हाई है तो उनकी सोल्यूबिलिटी हाई रहेगी, मतलब उनके प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। सिर्फ ग्रुप 1 के आयंस के प्रेसिपिटेट ही आपको यहाँ बनते नजर आएंगे। मतलब यहाँ थोड़ी देर बाद कुछ ड्रॉप्स HCl की जब आप डालेंगे तो यहाँ आपको वाइट प्रेसिपिटेट जो नज़र आएंगे
वो सिर्फ ग्रुप 1 के प्रेसिपिटेट होंगे, क्योंकि ग्रुप 2 के क्लोराइड्स के प्रेसिपिटेट तो बन ही नहीं सकते इतनी आसानी से, जस्ट बिकॉज उनका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट बहुत हाई है। रिजल्टिंग हम इन प्रेसिपिटेट्स को यहाँ से फिल्टर आउट करके बाहर करेंगे। फिल्टर करके बाहर करेंगे तो ये अब ग्रुप 1 के आयंस सारे आउट हो चुके हैं यहाँ से। ये फिर आपका वही फिल्ट्रेट बचा हुआ है। जैसे आप यहाँ पे फिल्टर पेपर पे इसको पास करेंगे तो सारे प्रेसिपिटेट लेड क्लोराइड के यहाँ रुक जाएंगे, और नीचे आपका जो फिल्ट्रेट जाएगा वो फिल्ट्रेट आपने फिर टेस्ट ट्यूब में डाल लिया, जिसमें ग्रुप 1 के आयन को आप आउट कर चुके हो। ग्रुप 2, 3, 4, 5, 6 के आयंस अभी भी वहाँ प्रेजेंट हैं। इन प्रेसिपिटेट्स को, जो लेड क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स डाले हैं, इनको किसी सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके हम प्रेजेंस डिटेक्ट करेंगे, लेड की कंफर्मेशन करेंगे अगर लेड है तो। लाइक जैसे पोटेशियम आयोडाइड डाल दूं मैं, ये मेरे पास लेड आयन प्रेजेंट था उस प्रेसिपिटेट में, उसके अंदर मैं पोटेशियम आयोडाइड डाल दूं तो लेड आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं। या मैं यहाँ पोटेशियम क्रोमेट डाल दूं K2CrO4 तो उसके डाले जाने पर भी लेड क्रोमेट के प्रेसिपिटेट बनते हैं येलो कलर के, जो मुझे लेड की प्रेजेंस डिटेक्ट करता है। तो ऐसे ही अगर मान लो ग्रुप 1 का सिल्वर प्रेजेंट है तो उसके लिए कोई सुटेबल टेस्ट है, या मरकरी प्रेजेंट है तो उसके लिए कोई सुटेबल टेस्ट है। हम आयंस के टेस्ट की डिटेक्शन की बातें यहाँ पे नहीं कर रहे, सिर्फ सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का एप्लीकेशन पार्ट यहाँ स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ग्रुप 2 के आयंस प्रेजेंट हैं। ग्रुप 1 तो आपने निकाल दिया, ग्रुप 2, 3, 4 इन सब के आयंस यहाँ प्रेजेंट हैं। मैं यहाँ पे H2S पास करता हूँ अलोंग विद HCl, थोड़ा सा HCl और डाल के और H2S पास कर देता हूँ। जब मैं H2S गैस यहाँ पे पास करता हूँ तो H2S सी हेयर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था, 2H पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा था। कॉपर आयन अगर प्रेजेंट है या कोबाल्ट आयन अगर प्रेजेंट है या ग्रुप 2 का कोई और आयन अगर यहाँ प्रेजेंट है तो वो उस सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके CuS के प्रेसिपिटेट बना लेता। क्या ग्रुप 3, 4, 5 सल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते? तो आई विल अगेन से यस, वो कर सकते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आगे वाले नहीं कर पाएंगे, वो कर पाएंगे डेफिनेटली, बट प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे। प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे, एक्वस फॉर्म में रहेंगे। और प्रेसिपिटेट नहीं बनाना यही तो हमारे लिए फ़ायदेमंद सौदा है कि सिर्फ ग्रुप 2 के ही प्रेसिपिटेट बनेंगे और उन प्रेसिपिटेट्स को फिल्टर करके हम आउट कर लेंगे। ग्रुप 3, 4, 5 उन सब के सल्फाइड्स यहीं से फर मोड में रहेंगे, मीन्स नॉन प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में रहेंगे। और ग्रुप 2 के प्रेसिपिटेट्स को मैं यहाँ से फिल्टर आउट करके दोबारा से चेक कर लूँगा कि कॉपर आयन प्रेजेंट है या कोबाल्ट। वो सभी आयंस के अपने अपने इंडिविजुअल टेस्ट और स्कीम्स हैं, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना चाहते हम। दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, सर ये दोबारा HCl क्यों डाला आपने? H2S को अपना काम करना था, H2S अपना काम कर रहा था। तो अभी मैं बताऊँगा जस्ट 2-3 मिनट बाद कि HCl मैंने यहाँ पर क्यों डाला। तीसरे स्टेप पे चल रहा हूँ मैं। यहाँ से ग्रुप 1 को आउट कर चुका हूँ फिल्टर करके, ग्रुप 2 को आउट कर चुका हूँ। अब यहाँ ग्रुप 3, 4, 5 पड़े हैं, 3, 4, 5, 6। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा गर्म करता हूँ ताकि जो H2S गैस मैंने पास की है अगर वो एक्स्ट्रा यहाँ प्रेजेंट है तो वो आउट हो जाए। और मैं इसके अंदर डालता हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, साथ में थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड भी डाल देता हूँ, साथ में थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड भी डाल देता हूँ। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीकली डिसोसिएटेड है, कुछ OH आयंस को रिलीज कर रहा है। जैसे ही मैंने डाला है एल्युमिनियम आयंस के साथ ये हाइड्रोक्साइड आयन रिएक्शन करेगा और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के जिलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट बना देगा, या आयरन है तो आयरन के प्रेसिपिटेट्स बना देगा। ग्रुप 4 के हाइड्रोक्साइड्स सी, जिंक आयन भी यहाँ पे प्रेजेंट है और हाइड्रोक्साइड के साथ वो भी रिएक्शन कर सकता है जो आपने डाले हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्साइड के साथ, और जिंक हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन होगी
लेकिन मैं यहाँ पे चेक करता हूँ प्रैक्टिकली कि इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर है, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हाई है, इसकी सॉल्युबिलिटी हाई है, ये प्रेसिपिटेट आसानी से नहीं बनाने वाला, बट बहुत क्लोज है। मतलब थोड़ा सा भी मुझसे ज़्यादा डल गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो इसके प्रेसिपिटेट अपीयर होने के पूरे चांस हैं। तो मैं फिर क्या करता हूँ, यहाँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनियम क्लोराइड भी डालता हूँ, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब इसके अंदर डाला जाएगा तो वो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन के एक्सटेंट को कम कर देगा, मतलब हाइड्रोक्साइड्स की मोलर कंसंट्रेशन को कम कर देगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपना एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द हाइड्रोक्साइड रिलीज करता है, जिससे मुझे डर लगता है कि कहीं ग्रुप 4, 5, 6 के हाइड्रोक्साइड्स प्रेसिपिटेट आउट ना हो जाएं, तो मैं उसके अंदर सेफर साइड प्रिकॉशनरी अमोनियम क्लोराइड डाल देता हूं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस इसकी डिसोसिएशन को, इसके एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन को, इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कम कर देता है, यानी कि इसकी रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और वो इतनी कम हो जाती है कि हम फिर रिस्क पे नहीं हैं कि ग्रुप 4 वाले कहीं प्रेसिपिटेट आउट ना हो जाएं, सिर्फ ग्रुप 3 वाले ही प्रेसिपिटेट आउट होंगे। और उस ग्रुप 3 के प्रेसिपिटेट को मैं यहाँ से आउट कर दूंगा फिल्टर करके। ओके, ग्रुप 3 भी आउट कर दिया, ग्रुप 2 भी आउट कर दिया और ग्रुप 1 भी आउट कर दिया। चलिए, अभी तक हम यहाँ से ग्रुप 1, 2, 3 को आउट कर चुके हैं और ग्रुप 4, 5, 6 हमें यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है कि उनकी प्रेजेंस को कैसे डिटेक्ट करेंगे। सपोज करें ग्रुप 4 का हमारे पास यहाँ जिंक आयन प्रेजेंट है, ग्रुप 5 का हमारे पास कैल्शियम आयन प्रेजेंट है और ग्रुप 6 का हमारे पास अमोनियम आयन प्रेजेंट है। तो व्हाट आई विल डू नाउ, ग्रुप 4 के लिए जो मेरे पास ग्रुप रिएजेंट है वो H2S है, मतलब मैं दोबारा से यहाँ पे H2S गैस को पास करूँगा। और जब H2S गैस को पास करूँगा तो जिंक आयन उस सल्फाइड आयन के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फाइड के प्रेसिपिटेट बना लेगा। अब हम सोच रहे हैं कि ग्रुप 2 का जो ग्रुप रिएजेंट था वो भी सल्फाइड आयन था, H2S था, और ग्रुप 4 का भी H2S है। तो जब पहले हमने इसके अंदर H2S गैस पास किया तो उस टाइम ग्रुप 4 क्या प्रेसिपिटेट आउट नहीं हो सकता था जो अब कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा आप इस बात को। पहले फर्स्ट स्टेप पे जब मैंने H2S ऐड किया तो साथ में HCl भी ऐड किया था, ये आप नोट कर लीजिएगा। ग्रुप 1 रिमूव करने के बाद जस्ट HCl और H2S दोनों पास किए थे। तो H2S जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है H आयंस और सल्फाइड आयंस के अंदर। सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन इतनी हो सकती है कि वो जिंक आयंस को प्रेसिपिटेट आउट करवा दे। लेकिन अगर आप ग्रुप 2 के सल्फाइड्स का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखें और ग्रुप 4 के सल्फाइड्स का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखें तो ग्रुप 4 में जो आयंस लिए गए हैं उनके सल्फाइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हाई है और ग्रुप 2 के सल्फाइड्स का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लो है। मतलब इसका लो प्रोडक्ट होने की वजह से इसको प्रेसिपिटेट आउट करना आसान है, थोड़े से सल्फाइड आयंस की ज़रूरत रहेगी, जबकि ग्रुप 4 वालों का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्योंकि हाई है तो आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, मतलब आपको ज़्यादा सल्फाइड की अमाउंट की ज़रूरत रहेगी। रिजल्टिंग जब मुझे ग्रुप 2 को प्रेसिपिटेट आउट करना था और ग्रुप 4 को मैं प्रेसिपिटेट आउट नहीं करना चाहता था, तो मैंने वहाँ सिर्फ और सिर्फ H2S के साथ HCl पास कर दिया। HCl जो कि एक कॉमन आयन रखता था, उस कॉमन आयन की प्रेजेंस ने इसके आयोनाइजेशन को सप्रेस कर दिया। सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन जो H2S नेचुरली रिलीज करता उसको कम कर दिया और इतना एनफ कम कर दिया कि वो सिर्फ ग्रुप 2 को ही प्रेसिपिटेट आउट कर पाए, ग्रुप 4 को बिल्कुल भी ना कर पाए। और यहाँ पे भी जब मैं ग्रुप 4 को डिटेक्ट कर रहा हूँगा तो मैं H2S के साथ एक और रिएजेंट पास करूँगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब जैसा कि H2S के बारे में मैंने बोला कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक वैसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये क्या हो रहा है,
ये एक्चुअली OH नेगेटिव इसके H प्लस के साथ कंबाइन करके वाटर बनाएगा, और जब H प्लस कम हो जाएगा तो रिएक्शन मोर एंड मोर फॉरवर्ड में जाएगी, यानी कि अब सल्फाइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, एनफ लार्ज हो जाएगी कि ग्रुप 4 वाले प्रेसिपिटेटेड हो जाएं। तो आप देख पा रहे हैं सेकेंड ग्रुप का प्रेडिक्शन जब मुझे करना था तो मैंने H2S के साथ HCl कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई करवाया ताकि सल्फाइड की कंसंट्रेशन उतनी ही रहे कि ग्रुप 2 के पास हो पाए। थर्ड स्टेप के अंदर भी थर्ड ग्रुप के डिटेक्शन के दौरान भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ अमोनियम क्लोराइड पास करवाया ताकि 4-5 के प्रेसिपिटेट ना बन जाएं, सिर्फ ग्रुप 3 के ही प्रेसिपिटेट बन पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 4 के अब सल्फाइड्स, क्योंकि मैं ज़्यादा बना चुका हूँ, सल्फाइड की कंसंट्रेशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल के और ग्रुप 4 के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। तो जिंक आयन यहाँ से आप रिमूव कर दीजिए अब, क्योंकि ये आप जिंक सल्फाइड की फॉर्म में बाहर निकाल चुके हैं प्रेसिपिटेट बनाकर। अगर सोल्यूबल फॉर्म होगी तो सोल्यूबल फॉर्म से सेपरेशन मुश्किल होगा, बट प्रेसिपिटेट होंगे तो वहाँ से सेपरेशन आसान होगा। जैसे पानी में चीनी घोल दी आपने तो आप उसको आउट नहीं कर सकते आसानी से। हाँ, पानी में रेत पड़ा है मतलब इनसोल्यूबल फॉर्म पड़ा है, मीन्स प्रेसिपिटेट पड़े, तो आप उसको फिल्टर करके आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास पड़ा हुआ है कैल्शियम आयन, कोई ग्रुप 6 का, मैग्नीशियम या अमोनियम कोई भी समझ लीजिए, तो मैग्नीशियम लगा लेता हूँ। चलिए मैं, अब मेरे पास अमोनियम कार्बोनेट का एडिशन होना है यहाँ पे। अमोनियम कार्बोनेट वो भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और कार्बोनेट आयंस को रिलीज कर रहा है। ये कार्बोनेट कैल्शियम के साथ रिएक्शन करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। मुझे खतरा है कि कहीं ग्रुप 6 के मैग्नीशियम या अमोनियम के कार्बोनेट ना बन जाएं, स्पेशली मैग्नीशियम के कार्बोनेट ना बन जाएं, तो इसलिए मैं अमोनियम कार्बोनेट के साथ थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड दोबारा स्प्रे कर देता हूं इसके साथ ही, ताकि अमोनियम आयन की प्रेजेंस बढ़ जाने की वजह से, कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई हो जाने की वजह से इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन सप्रेस हो जाए, कार्बोनेट की कंसंट्रेशन घट जाए, जिससे सिर्फ कैल्शियम ही प्रेसिपिटेटेड हो। मैग्नीशियम का कार्बोनेट, क्योंकि उसका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट हाई है, उसको ज़्यादा आयंस की ज़रूरत है और ज़्यादा आयंस ना पहुंच जाए वहाँ, मैग्नीशियम भी प्रेसिपिटेट ना बनाने लग जाए, इसलिए हम लोग अमोनियम क्लोराइड डाल के सिर्फ कैल्शियम के प्रेसिपिटेट्स ही यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में बनाते हैं। और उसके बाद एक बार इसके प्रेसिपिटेट को हमने यहाँ से आउट कर दिया तो फिर आपके पास बचते हुए ग्रुप 6 के आयंस हैं, वो सब इंडिपेंडेंट हैं। जैसे मान लीजिए मुझे अमोनियम का प्रेजेंस डिटेक्ट करना है तो मैं नेस्लर रीजन डालता हूँ, ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट आते हैं। या इसी तरह से मैं मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम आयंस जो वहाँ ग्रुप 6 में प्रेजेंट हैं उनकी एक यूनिक रीजन की हेल्प से उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकता हूँ। तो आपने देखा मेनली ग्रुप 2, 3, 4, 5 इन सब के अंदर कॉमन आयन इफेक्ट ने अपना रोल प्ले किया, ताकि आप क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली, एक बार क्वालिटेटिवली करेंगे बाद में क्वांटिटेटिव भी सीख सकते हैं हम, तो उससे हम इसकी प्रेजेंस को यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से ये सारे एस्पेक्ट्स जो हमने अभी तक पढ़े हैं वो इनकी डिटेक्शन में हमें हेल्प करते हैं। अगर आप चाहें कि आप उस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में स्टार्टिंग पे ग्रुप 2 को पहले डिटेक्ट कर लें या ग्रुप 3 को पहले डिटेक्ट कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको इसी सीक्वेंस में चलना होता है। ग्रुप 1 सबसे पहले आप ये डिफ़ाइन करें, ये फाइनलाइज करें कि वो प्रेजेंट है या नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। ऐसा हो सकता है मैंने 6 आयंस ले लिए, आपको तो कोई एक आयन दिया जाएगा किसी भी एक ग्रुप का, 1, 2, 6 किसी भी एक ग्रुप का एक आयन दिया जाएगा, और मान लीजिए 4th ग्रुप का गिवन है तो आप फर्स्ट ग्रुप के लिए टेस्ट करेंगे, लाइक HCl, H2S पास, HCl पास करेंगे और मान लीजिए प्रेसिपिटेट नहीं आए तो आप बोल देंगे ग्रुप 1 एब्सेंट है, चलिए आगे। फिर उसमें H2S प्लस HCl पास करेंगे, या HCl ऑलरेडी डाल रखा है तो H2S पास कर देंगे। प्रेसिपिटेट नहीं आए तो आप बोल देंगे ग्रुप 2 एब्सेंट है, फिर आप ग्रुप 3 के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड डालेंगे। फिर आप देखेंगे प्रेसिपिटेट नहीं आए तो आप बोल देंगे ग्रुप 3 एब्सेंट है। और फिर फाइनली जब आप H2S पास करेंगे 4th ग्रुप के लिए अलोंग विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पहले H2S पास कर रहा था अलोंग विद HCl, अब पास कर रहा हूँ H2S विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और आपको डेफिनेटली अगर वहाँ पे ग्रुप 4 का आयन कोई गिवन है तो वहाँ पे उस ग्रुप 4 के आयंस के प्रेसिपिटेट वहाँ मिलेंगे। अब आप उन प्रेसिपिटेट्स को फिल्टर आउट करोगे,
फिर उसमें जो भी आपको लाइक निकल की डाउट है तो निकल के लिए जैसे हम एक रीजन डालते हैं डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम, तो DMG वो डालते ही, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम डालते ही आपको रेडिश प्रेसिपिटेट नज़र आते हैं, जिससे आप खुश हो जाते हैं कि हाँ निकल गिवन था हमें। तो इस तरह से वो आप लोगों को धीरे धीरे पता चलता जाएगा। आज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम उस पॉइंट को यहाँ नहीं एक्सप्लेन करना चाह रहे, ना ही वो इससे रिलेटेड है। इससे जो रिलेटेड पॉइंट था वो यही था कि किस तरह से सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट और कॉमन आयन इफेक्ट इनकी क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम यहाँ पे, बफर सॉल्यूशन क्या होता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल यहाँ पे फ्रेम कर रहे हैं और फिर देखते हैं कि बफर सॉल्यूशन क्या है और उसका क्या मीनिंग था। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर कुछ हाइड्रोनियम या H आयंस की कंसंट्रेशन है, कुछ भी समझ लीजिए, H और हाइड्रोनियम में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, H+ या हाइड्रोनियम एक ही बात है। तो हाइड्रोनियम की कुछ कंसंट्रेशन है। अगर मैं इसका pH वैल्यू देखूं तो इसका कुछ एक पर्टिकुलर pH वैल्यू होगा, सपोज कीजिए 4 है, मतलब हाइड्रोनियम की कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁴ है। अब अगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा एसिड डालूं तो इसकी pH घट जाएगी, या मैं इसके अंदर थोड़ा सा बेस डालूं तो इसकी pH बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं HN की कंसंट्रेशन को चेंज कर रहा हूं। OH डालूंगा तो भी HN की कंसंट्रेशन को चेंज करूंगा और HN डालूंगा तो भी उसकी कंसंट्रेशन डेफिनेटली वो तो चेंज होनी है। तो बफर एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डालते हैं, या मैं बोलूँ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डालते हैं, तो उसकी pH में कोई चेंज नहीं होता, वो अपनी pH के अंदर चेंज को रेजिस्ट करता है। यही बफर सॉल्यूशन होता है और उसका यही एक्शन, अपने अंदर pH को चेंज ना होने देने का एक्शन, उसको बोलते हैं बफर एक्शन। आप एक बात को फिर दोबारा नोटिस करें, मैंने बोला वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इफ एडेड टू ए सॉल्यूशन, इट रेजिस्ट्स इट्स चेंज इन pH, दिस इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन एंड दिस पर्टिकुलर एक्शन इज कॉल्ड बफर एक्शन। अगर आप ज़्यादा एसिड डाल देंगे या ज़्यादा बेस डाल देंगे तो pH डेफिनेटली चेंज होगा। अब ये मत सोचिएगा कि ये कैसे हो सकता है कि HN बढ़ने पे pH ना बदले। देखिए, मान लीजिए उसकी pH 4 थी और आपके उस थोड़े से एसिड डालने पे ये pH 4.0007 होगी, तो मतलब ये जो बढ़ी है ना, ये इग्नोरेबल है, तो मैं फिर बोल दूंगा कि नहीं pH नहीं बदला है। यही आपके पास बफर सॉल्यूशन रहता है। अगर आप ज़्यादा अमाउंट डाल रहे हैं तो pH बदलेगा, ज़्यादा एसिड या ज़्यादा बेस डाल रहे हैं तो pH बदलेगा। एक टर्म आता है हमारे पास बफर कैपेसिटी या बफर इंडेक्स, बफर कैपेसिटी या उसको बोलते हैं बफर इंडेक्स। कितने नंबर ऑफ मोल्स आपने एसिड या बेस के डाले इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कि उसका pH 1 यूनिट बदल जाए। जैसे मान लो मैं इसके अंदर एसिड डाल रहा हूँ 1 लीटर के अंदर, तो कुछ नंबर ऑफ मोल्स मैंने एसिड के डाले 0.1 या 1 या 2 वट जितना भी मैं डाल रहा हूँ, तो वो जो नंबर ऑफ मोल्स मुझे एसिड के यहाँ डालने पड़े इसकी pH को 4 से 3 करने में, मतलब 1 यूनिट चेंज करने पे। या सपोज करो मैं इसके अंदर बेस डाल रहा हूँ, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स मैंने इसके अंदर डाले इसकी pH 4 से 5 करने में, मतलब 1 यूनिट pH को चेंज करने में जो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर मैं नंबर ऑफ मोल्स एसिड या बेस के डालता हूँ किसी बफर सॉल्यूशन के अंदर, वो उस बफर का बफर कैपेसिटी या बफर इंडेक्स कहलाता है। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो, ये क्लियर पॉइंट रखें कि बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि जिसमें आप कितना ही एसिड बेस डाल लें pH नहीं बदलेगा, pH बदलेगा। लेकिन जब आप स्मॉल एडिशन करते हैं या वेरी स्मॉल एडिशन करते हैं तो उस टाइम पे उसकी pH में इतना माइनर चेंज होता है कि वो इग्नोरेबल होता है और हमें ऐसा लगता है कि ये सॉल्यूशन pH चेंज को रेजिस्ट कर रहा है ऑन एडिशन ऑफ दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारा ब्लड एक अच्छा बफर सॉल्यूशन की तरह से बिहेव करने वाला लिक्विड है।
बिकॉज हम सारा दिन एसिडिक बेसिक चीज़ें खाते रहते हैं, तो वो अपने उस पर्टिकुलर पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है, उसमें चेंज नहीं होने देता। क्योंकि आपको पता है बॉडी के अंदर अगर पीएच चेंज होगा तो फिर कई तरह की दिक्कतें, प्रॉब्लम्स या फिज़िकल एबनॉर्मेलिटीज़ अपीयर हो सकती हैं, लाइक डाइजेशन प्रॉब्लम या कुछ और सेल के फंक्शनिंग्स पे वो अपना इफ़ेक्ट दिखा सकता है। तो आप समझें कि बफ़र क्या है। दो तरह का बफ़र होता है, एक हमारे पास आता है सिंपल बफ़र और एक हमारे पास आते हैं मिक्स्ड बफ़र। सिंपल बफ़र एक सिंपली सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। फॉर एग्जाम्पल मैं अमोनियम एसीटेट कह सकता हूं, वो आपके पास एक सिंपल बफर है। देखेंगे कैसे वो अपना बफर एक्शन दिखाता होगा। एक हमारे पास आते हैं मिक्स्ड बफर। ये मिक्स्ड बफर दो तरह के होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर और एक होता है बेसिक बफर। एसिडिक बफर में वीक एसिड और साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल बताऊं तो वीक एसिड के लिए मैं एसिटिक एसिड ले लेता हूं और साल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस के लिए मैं सोडियम एसीटेट ले लेता हूं। तो ये जो मिक्सचर होगा ये एक मिक्स्ड बफर होगा और बाय नेचर ये एसिडिक बफर होगा। सिमिलरली बेसिक बफर को अगर आप देखें तो वहां हम लेते हैं वीक बेस प्लस साल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल के लिए आप वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड को चूज कर सकते हैं और साल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड में आप अमोनियम क्लोराइड को चूज कर सकते हैं। तो ये भी एक मिक्स्ड बफर होगा एंड बाय नेचर बेसिक बफर होगा। छोटी छोटी बातों को याद रखिए। पहली बात बफर क्या है, दूसरी बात बफर कैपेसिटी या बफर इंडेक्स क्या है। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में आपने डाले डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच, वो आपका बफर था, बफर कैपेसिटी या बफर इंडेक्स था। और तीसरा बता रहा हूँ मैं टाइप ऑफ बफर, जिसमें दो तरह के बफर बताए, सिंपल और मिक्स्ड। सिंपल में साल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस है और मिक्स्ड में फिर दो तरह के हैं, एसिडिक और बेसिक। ओके, अब किस तरह से वो अपना बफर एक्शन दिखाता है, हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो अपना बफर एक्शन दिखाता है, और दूसरा पॉइंट ये समझने की कोशिश करेंगे कि उसकी पीएच को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो इसकी पीएच को कैसे कैलकुलेट किया जाए वो मुझे अब समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के टॉपिक में सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस का पीएच कैलकुलेट करते हुए मैंने आपको एक फार्मूला ड्राइव करना सिखाया था, आई थिंक आप लोगों को याद होगा, जिसमें log ऑफ के बी और कोई कंसंट्रेशन का रोल नहीं रहता था, के डब्ल्यू ये तीनों ही डिसाइड करते थे। और आपको बोला था कि कोई भी कंसंट्रेशन हो किसी भी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस की, वो कंसंट्रेशन पे कभी भी डिपेंड करता ही नहीं है, वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंडेंट वैल्यू रहती है। तो उसकी पीएच की यहाँ पे कोई बात नहीं करनी है, वो वहीं से आप फॉर्मूले को याद रखिएगा। और दो नई चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एसिडिक और बेसिक बफर का पीएच कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो पहले हम ये देखते हैं कि कैसे वो रेजिस्ट कर पा रहा है पीएच को, और शुरुआत कर रहा हूँ मैं इस वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट से कि वो किस तरह से रेजिस्ट करता होगा। तो सी हेयर, ये हमारे पास अमोनियम एसीटेट है, जो कि बाई नेचर तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब पूरा का पूरा टूट जाता है वाटर के अंदर। ये आपके पास वो टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर आपने ये अमोनियम एसीटेट डाला होगा और वो पूरा का पूरा टूटा हुआ होगा। अब क्या होगा अगर मैं इसके अंदर कुछ H+ डालूं। जैसे ही मैं इसके अंदर कुछ थोड़े से अमाउंट ऑफ H+ डालता हूँ, कितने, जैसे मैं हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ कि मान लो मैंने 50 H+ डाले, बहुत थोड़े डाले, तो वो H+ ये एसिटिक एसिड पूरे के पूरे एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। क्यों पूरे के पूरे एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा?
क्योंकि एसीटेट आयन एक स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसे पता चला? आपको पता ही है वीक एसिड एक एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, तो वो जब अपने H+ को छोड़ेगा तो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा। तो ये एसीटेट आयन एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है और अपने यहाँ दिए 50 के 50 H आयंस को पकड़ के एसिटिक एसिड में बदल जाता है। और अब ये एसिटिक एसिड बना है तो ये एसिटिक एसिड तो डिसोसिएट होना ही है। तो ये जब एसीटेट आयन और H आयंस में डिसोसिएट होता है तो ये बहुत थोड़ा डिसोसिएट होता है, क्योंकि इसका नेचर वीक है। यानी कि अगर आपने 50 H+ डाले हों इस पर्टिकुलर सैंपल के अंदर तो आपको मुश्किल से 5 H+ ऑब्जर्व हुए। ये तो सारे के सारे इसने पकड़ लिए, लेकिन फिर छोड़े नहीं सारे के सारे, क्योंकि खुद तो वीक एसिड था। रिजल्टिंग आपके वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड के एडिशन पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ आप ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी वजह से उस H आयंस की कंसंट्रेशन में बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंस आता है। रिजल्टिंग pH चेंज नहीं होता। क्या हो अगर आप हाइड्रोक्साइड आयन डालें? मान लीजिए आपने 50 हाइड्रोक्साइड आयन डाले, तो अमोनियम क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग आई शुड से अमोनिया एक वीक बेस है, तो अमोनियम एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो इन सारे के सारे OH को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। और बनने वाला बेस क्योंकि वीक है तो वो फिर उस सैंपल में सारे OH आयंस को नहीं छोड़ता। मीन्स अगर आपने 50 OH आयंस डाले होंगे तो आपको सिर्फ 5-7 OH आयंस मिले होंगे। मीन्स बहुत ही कम OH आयंस मिले होंगे, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन फिर अपने अंदर pH को चेंज नहीं होने देता। चलिए किसी एसिडिक बफर का केस उठा के स्टडी करते हैं। ये तो सिंपल बफर था, अभी मिक्स्ड बफर में एसिडिक और बेसिक बफर को देखते हैं कि एसिडिक बफर किस तरह से बिहेव करेगा। एसिडिक बफर जिसमें मैंने बोला 2 चीज़ें लेनी है हमें, सॉल्ट ऑफ, एक तो लेना है वीक एसिड H और एक लेना है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस Ba। ये 2 चीज़ें लेनी थी। ये वीक एसिड है और ये उसका सॉल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल ही उठा लेता हूं, एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट। ये एसिटिक एसिड है, वीकली डिसोसिएटिव, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में। ये सोडियम एसीटेट पूरी तरह से टूटा हुआ है, एसीटेट आयन प्लस Na पॉजिटिव में। मान लीजिए मैं टेस्ट ट्यूब के अंदर जहाँ पे ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं थोड़ा सा एसिड डालता हूँ H+। तो जब मैं थोड़ा सा एसिड डालता हूँ H+, तो वो H+ एसीटेट आयंस के साथ रिएक्शन करता है। एसीटेट आयन जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है उसके साथ वो H+ डाला जा रहा है, तो वो सेम वही पुराने तरीके से एसिटिक एसिड बना लेगा। और एसिटिक एसिड वीकली डिसोसिएट होता है, तो जो आपको H आयंस मिलेंगे वो बहुत ही थोड़े मिलेंगे। रिजल्टिंग pH में चेंज आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। अगर आप कुछ ड्रॉप्स बेस की डालते हैं, OH आयंस की डालते हैं, तो H+ OH आयंस के साथ कंबाइन करेगा, वाटर बनाएगा, न्यूट्रल है, pH में किसी तरह का कोई चेंज ऑब्जर्व आप नहीं कर पाएंगे। चलिए अगर मैं दूसरी सिचुएशन लूँ यहाँ पे बेसिक बफर के लिए, जैसे मैंने लिया था अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक वीकली आयोनाइज्ड पार्ट है, और अमोनियम क्लोराइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब मैं कुछ ड्रॉप्स अगर एसिड की डालता हूं तो H आयंस OH आयंस के साथ कंबाइन करके वाटर बना लेगा, सिंपली फिनिश pH में कुछ चेंज नहीं होगा। अगर मैं बेस डालता हूं तो वो अमोनियम के साथ रिएक्शन करेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीकली आयोनाइज्ड होगा, अमोनियम प्लस OH बना लेगा। यानी कि जितने OH आप डालेंगे उससे बहुत कम आप ऑब्जर्व करेंगे, मतलब pH में फिर दोबारा से कोई चेंज नहीं होगा। तो ये सिंपली समझने के लिए है कि किस तरह से वो अपना बफर एक्शन दिखा रहे होंगे। हालांकि क्वेश्चन की फॉर्म में यहाँ पे इस तरह का कोई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन की फॉर्म में आपके पास इसमें लिमिटेड स्कोप्स हैं, लाइक बफर सॉल्यूशन क्या है, कैपेसिटी क्या है, या pH क्या है,
तो पीएच को कैलकुलेट करने का लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एक पे समझ जाइए, दोनों पे आप वैसे ही अप्लाई कर पाएंगे। जैसे मैं एसिडिक बफर के लिए बता रहा हूँ आपको अभी पीएच कैसे निकालना है। एसिडिक बफर में जिसमें मैंने एक एसिड लिया हुआ है HA, वीक एसिड था H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, साथ में बेस डाला हुआ था, सॉरी सॉल्ट डाला हुआ था जो कि डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये देखिए यहाँ पे H आयन C हेयर Ka इसका जो होगा एसिड का वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ H आयंस A नेगेटिव डिवाइडेड बाई HA। तो मुझे तो पीएच के लिए H आयन कंसंट्रेशन चाहिए, तो H आयन कंसंट्रेशन आपका हो जाएगा HA इंटू Ka डिवाइडेड बाई A नेगेटिव। सी हेयर वेरी केयरफुली, A नेगेटिव की कंसंट्रेशन यहाँ से भी मिल रही है, एसिड से भी और सॉल्ट से भी मिल रही है। क्योंकि एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी तरफ से आने वाला A नेगेटिव बहुत ही थोड़ा होता है। मेजर कंट्रीब्यूटर A नेगेटिव की कंसंट्रेशन में Ba होता है। यानी कि अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिखना चाहूँ HA यानी कि एसिड बाई Ba यानी कि सॉल्ट इंटू Ka, तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ। सी हेयर वेरी केयरफुली, A नेगेटिव की कंसंट्रेशन की बजाय मैंने सॉल्ट की कंसंट्रेशन लिख दी। तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन इसलिए लिख दी क्योंकि जो A नेगेटिव की कंसंट्रेशन है वो सॉल्ट के बराबर है। ये तो पूरा का पूरा टूट रहा था, जितनी कंसंट्रेशन इसकी होगी वही इसकी होगी। याद रखें इसकी तरफ से जो A नेगेटिव आ रहा था उसको मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि वो थोड़ी वैल्यू थी। तो यहाँ पे Ba प्लस H प्लस लिखता तो वो बहुत ही कम था, इसलिए मैंने उसको इग्नोर कर दिया। या Ba प्लस में ये वाला A नेगेटिव लिखता तो वो इग्नोरेबल था, इसलिए से मैंने उसको एडिशन में इग्नोर कर दिया है। तो ये मेरे पास H आयन का कंसंट्रेशन आ जाता है Ka डिवाइडेड बाई एसिड, सॉरी Ka मल्टीप्लाइड बाई एसिड डिवाइडेड बाई सॉल्ट। तो ये H आयन आ गया। अब मुझे pH निकालना है, तो pH हमारा होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, यानी कि नेगेटिव लॉग ऑफ Ka एसिड डिवाइडेड बाई सॉल्ट। यहाँ से हम pH वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्दर आगे इसको थोड़ा सा सॉल्व करें हम, अगर यहाँ से हटा देता हूँ, अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, pH पे ही फोकस कर लें हम। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka प्लस, इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, प्लस लॉग ऑफ एसिड बाई सॉल्ट। सी इट वेरी केयरफुली, इसको ऐसे लिखा जा सकता है नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, ये मैं pH निकाल रहा हूँ, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka माइनस लॉग ऑफ एसिड बाई सॉल्ट। अब नेगेटिव लॉग ऑफ Ka को pKa बोलते हैं, ये आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस माइनस को माइनस भी रख सकता हूँ या ऐसे भी कर सकता हूँ, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड। तो ये मेरे पास pH कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बन जाता है नया, किसी भी बफर सॉल्यूशन के लिए। बेसिक बफर पे भी आप यही पॉइंट्स एज इट इज़ अप्लाई कर पाएंगे। मैं इन ब्रीफ आपको वो भी जल्दी जल्दी में बता देता हूँ, ताकि फिर हम लोग लास्ट पॉइंट पे सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे बात कर पाएँ। मैं एक बेसिक बफर ले रहा हूँ यहाँ पे, जहाँ पे एक बेस है जो कि वीक लिया था और एक सॉल्ट है वो एज यूजुअल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था। सी है, मैं इसका Kb वैल्यू एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाई BOH। यहाँ से OH आयंस की कंसंट्रेशन निकाल रहा हूँ, तो वो होगा Kb BOH डिवाइडेड बाई B पॉजिटिव। अब आपको पता है B पॉजिटिव यहाँ से तो बहुत कम आ रहा है, यहाँ से पूरा आ रहा है, तो B की कंसंट्रेशन मैं बोल सकता हूँ अप्रॉक्सीमेट Ba के ही बराबर है। अब ध्यान रखें इसकी वैल्यू को इग्नोर किया है, तो यहाँ B पॉजिटिव की बजाय मैं सॉल्ट
लिख सकता हूँ, यानी कि BA। यहाँ भी BOH आपका बेस है, बदलाव कुछ नहीं कर रहा, बस टर्म्स बदल रहा हूँ, BOH की बजाय बेस लिख दिया मैंने, तो यहाँ से OH आयंस आ गया। फिर आपको pH निकालना है तो आप क्या करें, या तो एक तरीका आप पहले POH ही निकाल लें, ज़्यादा आसान रहेगा। तो जब आप POH निकालेंगे तो POH आपका क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ KB प्लस लॉग ऑफ बेस बाई सॉल्ट। फिर ठीक वैसे ही आगे बढ़ें, नेगेटिव लॉग ऑफ KB प्लस लॉग ऑफ साल्ट बाई बेस। अब आप समझ जाएंगे इसको, ये मैंने क्या किया है, ये नेगेटिव अंदर आया, उसको प्लस बनाने के लिए इसको ऊपर कर दिया। नेगेटिव लॉग ऑफ KB वो होता है PKB प्लस लॉग ऑफ साल्ट बाई बेस, तो ये आपके पास POH आ जाएगा। और फिर इस 14 से इस POH वैल्यू को अगर आप माइनस करेंगे तो वो आपके पास इसकी pH वैल्यू होगी। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द बफर सॉल्यूशन एज वेल एज सम अदर न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द pH ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, वो सब बातें डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको प्रिपेयर करें। गुड बाय।